हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का कैरियर आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका साइंस फैकल्टी, जनरल साइंस फैकल्टी। इस सेशन में हम लोग आज बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस यानी कि 67th बीपीएससी प्री का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग साइंस या जनरल साइंस के जो भी सिलेबस है और उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आज से हम लोग क्लास को एक नए सिरे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो बहुत गंभीरता से क्लास को करेंगे और पुराने बच्चे हैं उनको भी बहुत ही ऐसी चीजें आज मिलने वाली हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में जुड़िए, अपने अपने मोबाइल से इस क्लास की लिंक को अपने फ्रेंड्स में जल्दी शेयर कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन में आकर के इसका बेनिफिट लें। और इससे आज की जो क्लास है वो समझ लीजिए आपके लिए बीपीएससी प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो ये जान पाएंगे, जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि क्वेश्चंस का जो एक क्राइटेरिया होता है वो कैसा होता है वो आप समझ पाएंगे, जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि क्वेश्चन हम कैसे करें अगर एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्याएं होती हैं कि उनको पढ़ा भी है लेकिन एग्जाम में उस चीजों को वो ढंग से नहीं कर पाते हैं। इन सभी तमाम समस्याओं को हम लोग आज करेंगे और क्लास को भी आज एक टॉपिक से आपको हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीपीएससी की प्री की परीक्षा है वो आपके लिए समझ लीजिए कि इंडिया में जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा ये इजी होता है। इजी इन द सेंस कि इसमें केवल एक पेपर आपका होना है और उस पेपर में ही आपको सारे सब्जेक्ट को आपको उसमें दिया गया है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, इकोलॉजी हो, जनरल साइंस हो और करंट अफेयर हो, रीजनिंग हो और आपकी मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हो। इन सारी चीजों को उसमें कंक्लूड करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में जो जनरल साइंस आती है उसका लेवल क्या होता है ये आपको जानना जरूरी होता है। तो अगर आप पिछले कई सालों के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि जो इसका लेवल होता है वो स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के उनसे थोड़ा सा ये लो होता है। और जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी के प्री में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। यानी कि आपने अगर अच्छे से अपनी बुक को, अपने नोट्स को पढ़ना है, याद करना है, बहुत ज्यादा एनालिटिकल पावर हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो फैक्चुअल चीजों को याद नहीं कर पाते हैं, रट नहीं पाते हैं। और बीपीएससी में वो हो सकता है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम में उनको काफी ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे वन लाइनर को या फैक्चुअल चीजों को पढ़ करके आते हैं उनका प्री जल्दी निकल जाता है। कुछ क्वेश्चन से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कि बीपीएससी में जनरल साइंस के कौन से क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, फिर उसी टॉपिक को लेकर के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा एक बायोलॉजी का हम बात करते हैं, बायोलॉजी में मान लीजिए पूछे गए क्वेश्चन में से अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक यानी कि आमाशय होता है, आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, कौन सा अम्ल आमाशय में बनता है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन क्या देगा? पित्तरस, बाइल जूस दे सकता है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl कह सकते हैं। तीसरा लैक्टिक एसिड,
तीसरा लैक्टिक अम्ल, और चौथा आपसे पूछ सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब आपको पता है कि स्टमक से जो भी एसिड निकलता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर उसने और मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा डीप में जाकर इससे आपसे पूछ लिया और यह पूछ लिया कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका काम क्या होता है, पाचन में, डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का काम क्या होता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के काम अगर पूछा जाएगा तो आपको 3 काम बताने हैं इसके, या 3 काम देगा, कहेगा इनमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कौन कौन से काम होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पहला काम है वो ये होता है कि जो भी पाचक एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस जब प्रारंभिक अवस्था में निकलते हैं तो वो इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और अगर वो निष्क्रिय हैं तो एंजाइम वो पाचन की क्रिया को नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम क्या होता है कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसको सक्रिय करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करना। यह ध्यान रखिएगा, जब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे तो चीजों को वहां पर हम बताएंगे। दूसरा काम क्या होता है? भोजन को अम्लीय बनाना, मेक फूड एसिडिक, भोजन को अम्लीय बनाना। और तीसरा काम होता है कि जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। तो ये 3 काम आपको पूछ सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या होते हैं। पहली चीज ये तो हो गया, मान लीजिए बायोलॉजी का क्वेश्चन। दूसरी चीज मान लीजिए कि अगर, तो ये इस तरह के क्वेश्चन इस लेवल का हमको पढ़ना है, इस लेवल का हमको पढ़ना है, इसको आपको ध्यान रखना है, इस लेवल का हमको पढ़ना है। तो ऐसे ही चीजें आगे आपको हम कंटिन्यू कराएंगे। दूसरी चीज मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपको ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि RDX का पूरा नाम क्या होता है, RDX का पूरा नाम क्या होता है। तो RDX एक विस्फोटक है, RDX क्या है? एक विस्फोटक है जिसका पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। ध्यान रखिएगा, क्या नाम होता है? रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। RDX का पूरा नाम, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाएगा तो RDX का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में BPSC में पूछे जाते हैं। एक एक टॉपिक को जो हम लोग पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, आज से अपनी कॉपी और पेन को उठाइए और हमारे साथ अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो चीजें हम आपको यहां बताने जा रहे हैं वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। इस चीज की गारंटी है। आप क्लास को ध्यान से समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके बाद भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो बायोलॉजी में जो मेन कंसर्न हमारा होता है वो मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपका होता है पोषण से होता है, यानी कि न्यूट्रिशन से होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है आपका शारीरिक क्रिया विज्ञान, मनुष्यों में शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन
मनुष्य की कायरकी क्या होती है। तीसरा कोशिका सेल के बारे में और उसके अंग क्या होते हैं। चौथा आपका रोग डिजीज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन जंतु, मुख्य रूप से कुछ जंतुओं के बारे में। छठा पादप यानी कि प्लांट के बारे में पूछे जाते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आपका होगा आनुवांशिकी पर यानी कि जेनेटिक्स पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेनेटिक्स पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये मेन टॉपिक होते हैं जहां से बायोलॉजी से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और आज हम लोग टॉपिक जो उठाएंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन जो आएंगे वो एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से, ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कारिकी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कारिकी की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, मानव कारिकी की बात करते हैं, तो मानव कारिकी के अंतर्गत जो टॉपिक आपके आएंगे, एक तो आपका आता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यानी कि पाचन तंत्र को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताएंगे कि एग्जैक्टली बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, अलग अलग उनकी शाखाओं के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फिर हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। एग्जैक्टली जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस एंड लॉगोस। बायोस मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लॉगोस मतलब होता है स्टडी यानी कि जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के जो फाउंडर हैं या जो पिता हैं वो आपके अरस्तु हैं। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के फादर कौन हैं, अरस्तु हैं। अरस्तु ने ही सबसे पहले प्लांट और एनिमल के बारे में डिस्कस किया था साइंटिफिक वे में, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन शब्द बायोलॉजी की अगर बात की जाए, टर्म बायोलॉजी किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा, शब्द बायोलॉजी दिया था लैमार्क ने। किसने दिया था, लैमार्क ने। तो शब्द बायोलॉजी लैमार्क ने दिया था, लेकिन बायोलॉजी के जो फादर हैं वो आपके क्या हैं, अरस्तु हैं। अंग्रेजी में उनको अरिस्टोटल कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, अरिस्टोटल कहते हैं। अब बात आती है कि किसी भी जीव में जीवन है, लाइफ है, कैसे प्रूव करेंगे। किसी भी जीव में जान है, उसको जानने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या हमारे पास साइंटिफिक टूल्स हैं, किस प्रकार के वैज्ञानिक क्रियाविधियों के द्वारा हम जान सकते हैं कोई भी जीव जिंदा है या मरा हुआ है, लिविंग है या नॉन लिविंग है या डेड है। तो ध्यान रखिएगा, लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न है। लाइफ उसमें होगी जिसमें ग्रोथ हो रही हो। अगर कोई भी चीज ग्रो कर रही है, उसका शरीर वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, उसमें जीवन है। ग्रो के साथ साथ अगर कोई चीज ग्रो कर रही है, ग्रो करने के साथ साथ उसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है।
प्रजनन की क्रिया हो रही है। वो अपने जैसे जो ऑफ स्प्रिंग है, अगर कोई जंतु है तो अपने बच्चों को, कोई प्लांट है तो अपने जैसे प्लांट को रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये उसकी क्षमता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है? लाइफ है, उसके अंदर जीवन है। तीसरी चीज जीवन के लिए जरूरी होती है, उसको कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो चीजों को जो समझने की जो क्षमता है, हमको जो चीजों को सेंस करने की क्षमता है, रिस्पॉन्स की जो क्षमता है, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। न्यूरल सेंस की जानकारी हमको होनी चाहिए, यानी कि हमको जो एक तरह से मानसिक रूप से जो है, हमको जो है लोगों को इन्वायरमेंट को सेंस करने की अगर हमारे अंदर क्षमता है, इसे कोई हमको टच करता है तो हम उस चीज को महसूस करते हैं, खुशबू को हम फील करते हैं, किसी को देख करके हमको खुशी या बुरा लगता है, ये चीजें जो होती हैं वो सब न्यूरल सेंस से आती हैं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय। उपापचय यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये चार चीजें हो रही हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें प्रजनन हो रहा है, ग्रोथ मतलब वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है, अगर उसमें प्रजनन हो रहा है, अगर उसमें संवेदना है, और अगर उसमें क्या है? उपापचय की क्रिया हो रही है, तो उसको कहेंगे जीवन है, उसमें लाइफ है। अब उपापचय के अंतर्गत ही पोषण को, श्वसन को, उत्सर्जन को, इन सब चीजों को हम लोग मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ही रखते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें लाइफ है, यानी कि ये चार चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये तीनों चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं जंतु कहते हैं, यानी कि एनिमल कहते हैं। दूसरे को हम लोग पादप यानी कि प्लांट कहते हैं, और तीसरे को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव कहते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि धरती पर 3 प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें लाइफ है, जिसमें जीवन है, यानी कि जिनमें ग्रोथ हो रही है, जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनमें संवेदना है, जिनमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही है, उनको हम कहेंगे एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इस चीज को आपको समझना होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य में मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और उसको कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा से, और टॉपिक था पाचन तंत्र। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन सा होगा? पाचन तंत्र होगा। पाचन तंत्र होगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पाचन तंत्र में कैसे बनते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र में पूछा जाएगा कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र में पाचन क्या है, दूसरा पाचन कहां होता है, पाचन के लिए कौन कौन सी ग्रंथियां जरूरी हैं, पाचन की क्रियाविधि क्या है, पाचन की क्रियाविधि क्या है, पाचन की आवश्यकता क्यों है, पाचन की आवश्यकता कौन सी है, और पाचन से संबंधित व्याधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी व्याधियां हो जाती हैं पाचन में, अगर पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो कौन कौन सी व्याधियां हो जाएंगी। पाचन क्या है, पाचन कहां होता है, पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, पाचन ग्रंथियों से क्या होते हैं, एंजाइम निकलते हैं और पाचक रस निकलते हैं। ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं और पाचक रस निकलते हैं। उनकी क्रियाविधि क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, और पाचन से संबंधित कौन कौन सी व्याधियां यानी कि डिसऑर्डर हो जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि पाचन क्या है, इन दोनों चीजों को एक साथ हम समझते हैं, क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है। पाचन क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है।
तो कल्पना कीजिए एक ऐसा जंतु है जो एक कोशिकीय है, जैसे प्रोटोजोआ है। जैसे मान लीजिए क्या है, प्रोटोजोआ है। अब प्रोटोजोआ एक कोशिका का है, ये एक कोशिकीय जीव है। और एक मान लीजिए मनुष्य है, ये बहुकोषीय जीव है, ये बहुकोषीय जीव है। दोनों को अपने जीवन को कंटिन्यू बनाने के लिए, जीवन को निरंतरता बनाने रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की आवश्यकता वो अपने पोषक तत्वों से प्राप्त करेगा। वो पोषक तत्व उसको उसके भोजन से मिलेंगे। और चूंकि एक कोषीय जंतु है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि ना कोई ऑर्गन है, ना ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि दो सेल भी नहीं है, केवल एक सेल है। यानी कि उसको हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, इतना छोटा जीव है। इतना छोटा जीव है, इतना छोटा जीव है कि उसको आप बिना माइक्रोस्कोप के देख भी नहीं सकते। वो भी एक जीव है, वो भी अपना भोजन करता है। तो कल्पना कीजिए कि वो क्या खाता होगा। क्या वो रोटी खा सकता है? क्या वो दाल खा सकता है? क्या वो सब्जी खा सकता है? क्या वो कोई हार्ड फूड खा सकता है? उसका भोजन भी कितना छोटा होगा। जितना छोटा वो जीव है, उससे कई गुना छोटा उसका भोजन होगा। और वो और उसके शरीर में कोई भी पाचन तंत्र नहीं है, ना उसके अंदर स्टमक है, ना उसके अंदर कोई जूस निकल रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों के अंदर जूस निकल भी रहा है तो कोई सिस्टम में नहीं निकल रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि अलग अलग जीवों में, एक कोषीय और बहुकोषीय जीवों में पाचन की जो क्रियाविधि होती है वो अलग अलग होगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हर प्राणी का जो जीवन है, उसका जो विकास है, वो एक कोशिका से ही हुआ है, सिंगल सेल से ही हुआ है। तो वो सेल हमारे अंदर भी है, और जितनी एनर्जी प्रोटोजोआ के सेल को चाहिए, उतनी ही एनर्जी हमारे सेल को चाहिए। तो इसका मतलब है दोनों कोशिकाओं को, चाहे प्रोटोजोआ हो या एनिमल हो, चाहे हम हो, दोनों को उतने छोटे मॉलिक्यूल ही चाहिए कोशिका को। लेकिन हम खाते क्या हैं? बड़े मॉलिक्यूल। अब वो बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारी कोशिकाओं के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। हमारा सिस्टम है, हमारा शरीर है, वो क्या करेगा? उसको उस लेवल पर छोटा करेगा, फिर उसको हर कोशिकाओं में भेजेगा। यानी कि पाचन का काम क्या होता है? जो हम जटिल भोजन करते हैं, जो हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में या सरल अणुओं में क्या करे? उसको तोड़ दे। उसको क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो डाइजेशन का मतलब होता है कि डाइजेशन एक जैव रासायनिक क्रिया है। एक क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है। एक जैव रासायनिक क्रिया है। एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल पोषक तत्व, जिसमें जटिल पोषक तत्व को सरल पोषक तत्वों में बदला जाता है। डाइजेशन इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। दैट्स, पाचन में हम जटिल पदार्थों को सूक्ष्म पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को पाचन की क्रिया कही जाती है। और पाचन आवश्यक क्यों है? क्योंकि हर कोशिका को निरंतर ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा जो है उसको सूक्ष्म मॉलिक्यूल के रूप में चाहिए, जो कोशिकाएं आसानी से यूज कर सकें। जैसे मान लीजिए कि आप के खेत में गेहूं होता है, धान होता है, खाने की दालें होती हैं। अगर वैसे ही पूरा खेत से पेड़ के सहित, उस पौधे के सहित अगर आपके घर में लाके रख दिया जाए, तो आप क्या उसको खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। उससे क्या होगा? घर भी गंदा होगा, घर भी सड़ेगा, बीमारियां फैल जाएंगी और आप भूखे मर जाओगे। ऐसे ही क्या है कि जो भी हम फूड खाते हैं, हमारे अंदर जाता है,
वो अगर कोशिकाओं के हिसाब से छोटा छोटा नहीं होगा तो वो भरा रहेगा हमारी बॉडी में, उसमें दुर्गंध आने लगेगी और बीमारियां हो जाएंगी, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो हमको बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में इतना छोटा कर देना है उसको कि वो कोशिकाओं तक अपना पहुंच जाए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसको क्या कहा जाता है? पाचन कहते हैं। अब बात आती है कि पाचन किसका होता है और कौन से वो जटिल मॉलिक्यूल हैं और कौन से वो सरल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको आपको ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आप स्टार्च खाते हैं, आप वसा खाते हैं और आप प्रोटीन खाते हैं। ये तीनों, ये स्टार्च कहां से आया है? ये मान लीजिए आपका आलू से आया है, या मान लीजिए आपका चावल से आया है, गेहूं से आया है। आप वसा खाते हैं, वसा कहां से आया है? घी से आया है, तेल से आया है, चर्बी से आया है, इनसे आपको खाते हैं। प्रोटीन कहां से आई है? तो दाल से आती है, दूध से आती है, सोयाबीन से मान लीजिए आ गई है खाने से। तो ये आपने खाया और उसमें क्या है? आपके स्टार्च है, वसा है, प्रोटीन है। ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों जटिल अणु होते हैं। ये इनको हमारी कोशिकाएं यूज नहीं कर सकती। तो जब इसको यूज नहीं कर सकती तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ऊर्जा लेने के लिए इन तीनों का क्या होता है? पाचन होता है, यानी इनका ब्रेकडाउन होता है। स्टार्च जो है वो फाइनली क्या हो जाता है? ग्लूकोज में। स्टार्च फाइनली ग्लूकोज में टूट जाता है। वसा जो होता है फाइनली वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। किसमें? ग्लिसरॉल में टूट जाता है। प्रोटीन जो होती है वो फाइनली अमीनो अम्ल में टूट जाती है। ये तीनों क्या हैं? सरल अणु हैं, सिंपल मॉलिक्यूल हैं। तो जटिल अणु से सरल मॉलिक्यूल में टूट जाना, यही क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, यानी कि डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाता है। अब बात आती है कि इसके अलावा हम और भी चीजें खाते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अलावा हम और चीजें खाते हैं, जैसे क्या? जैसे हम प्रोटीन, जैसे हम विटामिन खाते हैं, हम क्या खाते हैं? खनिज खाते हैं, और हम क्या करते हैं? जल का सेवन करते हैं। इन तीनों का पाचन नहीं होता है क्योंकि ये पहले से ही सिंपल मॉलिक्यूल हैं। तो पाचन हमेशा जटिल अणुओं का होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का होता है। विटामिन, खनिज और जल का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। दैट्स क्लियर? ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि किसका पाचन होता है और किसका पाचन नहीं होता है। जब इतनी चीज आपको समझ आ गई कि पाचन होता है और शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन अगला क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर डाइजेशन की क्रिया कहां होती है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि डाइजेशन की क्रिया कहां होती है। उससे पहले यह जानिए कि डाइजेशन कितने स्टेज में होता है। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पाचन की सही सीक्वेंसिंग है, डाइजेशन की सही सीक्वेंसिंग कौन सी है। रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब हम पाचन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भोजन को हम तोड़ते हैं, उसको मुंह में रखते हैं। कोई भी जीव होगा भोजन के पाचन की शुरुआत करने के लिए भोजन को अपने मुख में रखेगा। तो पाचन के जो चरण हैं, जो स्टेज हैं, पहला होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। इंजेशन सॉरी, पहला क्या होता है? इंजेशन होता है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण होने के बाद क्या होता है? पाचन होता है, यानी कि
डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो स्वांगीकरण होता है। क्या होगा, स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन। और लास्ट में जो बड़ी आंत में जो भोजन नहीं पच पाता है उसका क्या होता है, मल त्याग कहते हैं, मल त्याग, डीफिकेशन। डीफिकेशन यानी कि 5 चरणों में भोजन का आपका पाचन कंप्लीट होता है। डाइजेशन कंप्लीट इन 5 स्टेज। फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा डिफिकेशन। इंजेशन जो होता है वो मुख गुहा में होता है। कहां होगा, मुख गुहा में होता है। डाइजेशन जो होता है वो आपका माउथ में होता है, स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन जो होता है ये सबसे ज्यादा छोटी आंत में होता है और डिफिकेशन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। पाचन की क्रिया यानी कि फूड का ब्रेकडाउन जो होता है वो बड़ी आंत में नहीं होता है। फूड ब्रेकडाउन ऑफ फूड डू नॉट टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। पाचन की क्रिया जो होती है वो बड़ी आंत में नहीं होती है। पाचन की क्रिया कहां कहां होती है उसको एक सीक्वेंस में आप नोट कर लीजिए। पाचन की क्रिया कहां कहां होती है उसको आप एक सीक्वेंस में नोट कर लीजिए। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है कि पाचन की जो क्रिया होती है, पाचन तंत्र में 2 चीजें होती हैं, इसको समझिएगा। पाचन तंत्र में 2 चीजें होती हैं। एक वह भाग जिसके अंतर्गत पाचन की क्रिया होती है, यानी कि वो मशीन जिसमें फूड ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो अलग से आएगा। यानी कि पाचन तंत्र 2 सिस्टम से मिलकर बना होता है। एक वह सिस्टम जिसके अंतर्गत फूड डाइजेस्ट होता है यानी ब्रेकडाउन होता है, उसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या इसी को कहा जाता है पाचन या इसको आहार नाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, या इसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत क्या होता है, पाचन होता है। तो पूछा जाएगा पाचन की क्रिया कहां होती है, तो आप बताओगे एलिमेंट्री कैनाल में या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाचन की क्रिया होती है। इसमें कौन कौन चीजें आएंगी उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा, पाचन होने के लिए बहुत सारे पाचक रस चाहिए, डाइजेस्टिव जूस चाहिए, और हमेशा जूस जो होता है वो किसी ना किसी ग्रंथियों से निकलती है। तो पाचन में सहायक जो ग्रंथियां होती हैं उसको सहायक ग्रंथियां कही जाती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स, क्या कहते हैं इसको, सहायक ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो 2 चीजों से मिलकर के हमारा पाचन तंत्र बना होता है। अब थोड़ा सा आपको यह जानना होगा कि सहायक ग्रंथियां होती कौन कौन सी हैं जो पाचन में मदद करती हैं। तो पहली जो सहायक ग्रंथि है वो है लार ग्रंथि। कौन सी है, लार, सिलाइवरी ग्लैंड। सिलाइवरी ग्लैंड जो होती है ये हमारे शरीर की एक सहायक ग्रंथि है जो पाचन में सहायता करती है। दूसरी होती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तीसरी जो होती है वो हमारी होती है यकृत, यानी कि लिवर। लिवर पाचन में सहायता करती है। चौथा होता है पित्ताशय,
पित्ताशय का मतलब होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, जहां पे पित्त जो होता है वो स्टोर रहता है। और लास्ट में होता है आंत्रीय ग्रंथि, आंत्रीय ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये ग्रंथियां क्या करती हैं? पाचन में हेल्प करती हैं। तो कौन कौन सी ग्रंथियां पाचन में हेल्प करेंगी, इनको आपको नोट करना है। लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय और आंतरिक ग्रंथियां, इनके बारे में हम बात करेंगे। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, यकृत। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये हमारे शरीर के आमाशय के दाईं तरफ स्थित होता है। हमारी जो उदर गुहा होती है उसके ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। और ये कई प्रकार के जो है वो जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। यहीं पर यूरिया बनता है, यहीं पर अमोनिया बनता है, यहीं पर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, यहीं पर वसा का संचय होता है, यहीं पर बहुत सारे विटामिन स्टोर होते हैं। ये सारी चीजें जो है वो यकृत में होती हैं। ये चीजें हम आपको आगे धीरे धीरे करके बताते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। जब हम लीवर को डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से इसको बताएंगे। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिपैटोलॉजी। लीवर की कोशिकाएं क्या होती है? तो हिपैटोसाइट्स। लीवर में डिफेंस कोशिकाएं कौन सी होती है? तो कुप्फर सेल्स होती हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लीवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वो आपको पूछ लेगा कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तब भी आप बताएंगे लीवर होता है। तो इससे संबंधित सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर जो होती है वो भी लीवर में होती है। लीवर किसी का डैमेज हो गया है तो वो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर लेता है। ये सारी चीजें आप आगे समझेंगे। तो ये चीज हो गई आपकी यशस्वी ग्रंथियों के बारे में। आहार नाल जो होता है वो कहां से शुरू होता है, कहां से खत्म होता है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आहार नाल का सही सीक्वेंस क्या है। तो आज आप जान लीजिए कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सही सीक्वेंस क्या है। तो आहार नाल की अगर हम बात करते हैं बेटा, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत होती है वो होती है मुख से। मुख का मतलब होता है माउथ। माउथ ओपन होता है मुख गुहा में। कहां होता है? मुख गुहा में, यानी कि बक्कल कैविटी में होता है। पाचन की शुरुआत भी बक्कल कैविटी से होती है। बक्कल कैविटी में 3 चीजें होती हैं। दांत होता है, जीभ होती है और लार ग्रंथियां होती हैं। ये 3 चीजें हमारी बक्कल कैविटी में होती हैं और ये तीनों पाचन में हेल्प करती हैं। दांत, जीभ और लार ग्रंथियां ये तीनों पाचन में हेल्प करती हैं। बक्कल कैविटी से जब आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ तो यहां पर क्या होता है? ग्रास नली होती है, जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ईसोफेगस के नाम से जाना जाता है। ईसोफेगस ग्रास नली होती है। ग्रास नली के बाद जो है वो आमाशय होता है, आपका स्टमक होता है, आमाशय होता है, आमाशय होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो मुख गुहा, मुख गुहा, ग्रास नली और स्टमक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आमाशय के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको और चीजें मिलेंगी, छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आमाशय के नीचे जो होती है वो क्या होगी? छोटी आंत होती है। पहले छोटी आंत होती है। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है। अगर अब बात करें हम डायामीटर में तो बड़ी आंत डायामीटर में ज्यादा होता है और छोटी आंत लंबाई में ज्यादा होता है। शाकाहारी जानवर होते हैं हर्बीवोरस,
उनकी छोटी आंत की लंबाई मांसाहारियों की अपेक्षा लंबी होती है। जैसे पूछ लिया गया शेर और हिरन में किसकी आहार नाल लंबी होगी, तो हिरन की आहार नाल लंबी होगी क्योंकि शाकाहारी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शाकाहारी जंतुओं को जो घास फूस खाते हैं सेलुलोज के पाचन के लिए लंबा समय चाहिए और काफी देर तक उनको मोशन करना होता है। इसलिए शाकाहारियों की आहार नाल मांसाहारियों की अपेक्षा लंबी होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो एलिमेंट्री कैनाल में अगला आपका क्या होता है? छोटी आंत होती है। छोटी आंत का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक को हम लोग ग्रहणी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ड्यूडेनम कहते हैं। दूसरा मध्यांत्र कहते हैं, मध्यांत्र यानी कि जेजुनम कहते हैं। और दूसरा हम लोग जो है वो क्षुद्रांत्र कहते हैं यानी कि इलियम कहते हैं। ये 3 ऐसे हैं जिसको क्या करते हैं हम लोग, छोटी आंत को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही जो हमारी बड़ी आंत होती है, ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। यह भी आपसे पूछ सकता है। पहला आपका होता है अंधनाल, अंधनाल जिसको अंग्रेजी में सीकम कहा जाता है। उसके बाद होता है आपका बृहदांत्र। बृहदांत्र को अंग्रेजी में कोलोन कहा जाता है, कोलोन। और उसके बाद होता है मलाशय। मलाशय को अंग्रेजी में रेक्टम कहा जाता है, रेक्टम। और बड़ी आंत के बाद जो होता है वो गुदा द्वार होता है, एनस होता है, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड फीकस के रूप में बाहर निकलता है। तो ये पूरा हो गया आपका आहार नाल के बारे में कि कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं। अगर डायग्राम से आपको समझना हो कि एक डायग्राम में सारी चीजों को आपको एक साथ देखना हो तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीजें कहां पर होती हैं। पाचन में कौन सी चीजें कहां पर होती हैं उसको आप समझ सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से किसी एक इंसान में जो आपका ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये माउथ होगा, मुख होगा। ये वाला पोर्शन जिसके अंदर दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होंगी, बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। मुख गुहा होगा। ये वाला हिस्सा आपका ग्रास नली होगा यानी कि ईसोफेगस। ग्रास नली, ये आपका स्टमक, आमाशय होगा। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो आपका होगा, ये वाला, इसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं यानी कि ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम कहेंगे। बीच वाला हिस्सा जो आपका होगा जेजुनम कहेंगे। और सबसे लास्ट वाला हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा, इलियम कहलाएगा।
इन तीनों को हम लोग एक साथ क्या कहेंगे, छोटी आंत कहेंगे। इसमें ये वाला हिस्सा जो होता है वो एनस का होता है। अब जो आपका ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कोलोन सीकम कहते हैं, सीकम कहते हैं। इस वाले हिस्से को हम लोग कोलोन कह देते हैं और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग रेक्टम कह देते हैं। और यहां से जहां पर छोटी आंत का इलियम और बड़ी आंत का कोलोन जहां सीकम जहां पे मिलते हैं वहां पर एक बाहर की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है। इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से इसको जानते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये अभी तक माना जा रहा है कि इसमें पहले सेलुलोज का पाचन होता था। अब इसमें क्या है कि ये कोई भी, क्योंकि हम लोग सेलुलोज नहीं खाते हैं, हम लोग घास फूस नहीं खाते हैं, इसलिए धीरे धीरे इस पार्ट का काम अब समाप्त हो गया है। यानी कि ये एक प्रकार का हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र के लिए एक विशेष कार्य करता है। यानी कि लिम्फेटिक ऑर्गन की तरह, लसिका ग्रंथि की तरह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए ये ऑर्गन काम करता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और स्टमक के बाईं तरफ यहां पर एक ग्लैंड होती है, मैं वहां पे लिखना भूल गया था, यहां ध्यान रखिएगा। इसको पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय कहा जाता है। पैंक्रियाज अग्नाशय कहा जाएगा। और इधर की तरफ क्या होता है, लीवर होता है दाएं तरफ, और यहीं पर क्या होगा आपका गॉल ब्लैडर होता है। ये आपका लीवर हो गया और ये क्या हो गया आपका गॉल ब्लैडर हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपका ये तंत्र बन करके तैयार हो गया। इसमें सीक्वेंस पूछ सकता है, कौन कौन सा पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, और उस तरह से सीक्वेंसिंग आपको याद रखनी होगी। सबसे जो लंबा होता है वो इलियम होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगा कि छोटी आंत सबसे लंबी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। छोटी आंत का जो इलियम होता है, 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट लीजिएगा कि पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद पाचन के बाद जो है, इसके बाद पूछेगा कि सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहां पे होती है, तो सबसे अधिक पाचन की क्रिया आपकी डुडेनम में होती है, यानी कि ग्रहणी में होती है। सबसे ज्यादा पाचन का जो अवशोषण की क्रिया होती है कहां पे होती है, तो इलियम में होती है। पाचन की क्रिया कहां नहीं होती है, तो ग्रास नली में और बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये चीजें आपको हम आगे वाली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, फिर हम इसी के आगे अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।